हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। काफ़ी दिनों बाद आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो खास तौर से बीकॉम के लिए उपयोगी है। और ये बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट फर्स्ट है और इसमें 50 क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट है, जो पिछले साल कुछ आए हैं पेपर वो है और कुछ अतिरिक्त भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है इसमें कि सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व और प्रबंधित उद्यम को संदर्भित करता है। क्या करता है? संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक निजी भागीदारी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछ रहा है सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा जो संयुक्त रूप से स्वामित्व है। तो इसमें संयुक्त रूप से है तो संयुक्त जो क्षेत्र होगा ये हमारा सही आंसर होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए इसको ताकि दो दो क्वेश्चन इसमें आए। अगला है MSME। MSME का विस्तार करें, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। क्योंकि सबसे पहले तो होता है सूक्ष्म, फिर होता है लघु, फिर होता है मध्यम। तीसरा क्वेश्चन है कि स्फीति किस कारण से उत्पन्न नहीं होती है? स्फीति किस कारण से उत्पन्न नहीं होती? जो हमारा इन्फ्लेशन है वो किस रीजन से उत्पन्न नहीं होता? लागत में वृद्धि, मांग प्रेरित करना, अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक मांग, मुद्रापूर्ति। तो इनमें से तीनों में से कौन ऐसा है जिससे इन्फ्लेशन नहीं होता? तो यदि हम अधिक उत्पादन करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन नहीं होता। लागतों में वृद्धि से होता है, मांग का ऊपर नीचे होने से भी होता है, अधिक मुद्रा की पूर्ति होने से भी होता है। तो सी ऑप्शन सही। चौथा हमारा क्वेश्चन है अधिनियमित होने के बाद, मतलब कानून बनने के बाद सेबी को वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है। किस नाम से अब सेबी को जाना जाता है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। ये तो करेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण का प्रमुख लाभ है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा इन्वायरमेंट जो है उसका मेन प्रॉफिट या मेन लाभ, मेन एडवांटेज क्या क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, भूमिका है, रोल है, उसका एक बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर कि औद्योगिक नीति को काफी उदार बनाया गया। क्योंकि औद्योगिक नीति जानते हैं 1991 में लागू हुई थी। लागू तो बहुत पहले ही हुई थी, लेकिन ये एक ऐसी नीति थी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको कहा जाता है, इस समय काफी लचीली और उदार बनाई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। फेमा के तहत फेमा के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए मुद्रा आहरण की सीमाओं में क्या की गई? जैसे फेमा जो कानून बना, फेरा और फेमा, तो फेमा के तहत उद्देश्यों के लिए मुद्रा के आहरण की सीमाओं में क्या की गई? कमी की गई, वृद्धि की गई, पूर्ववत रखा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं किया गया। बताइए सही ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें? इसमें सही ऑप्शन है, इसमें वृद्धि की गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ट्रेड यूनियन की सीमा है? अब देखिए ट्रेड यूनियन तो कई होते हैं। इसमें कह रहा है कि यूनियनों की बाहुलता, बाहरी नेतृत्व, अखंडता की कमी, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें ट्रेड यूनियन के संबंध में जो लिमिटेशन है ये सही। सही मतलब सभी का मतलब ये है कि उपरोक्त तीनों चीजें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उद्यम को किस रूप में परिभाषित किया गया है? सार्वजनिक उद्यम को किस रूप में परिभाषित किया गया? चार ऑप्शन इसमें बने हुए हैं। चार ऑप्शन में से एक दे रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से संचालित एक संगठन है। दूसरा कह रहा है कि एक संगठन जो सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। सी है एक संगठन जिसमें जनता द्वारा पूंजी निवेश की जाती है। और चौथा है जनता के स्वामित्व और प्रबंधन वाला संगठन।
ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से सही ऑप्शन आपको नजर क्या आ रहा है? सही ऑप्शन है जनता के स्वामित्व और प्रबंधन वाला संगठन को ही सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मान्यताओं, मूल्यों और काम करने के तरीकों का मूलभूत सेट जिसे कंपनी के अधिकांश सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसे तो किस नाम से जाना जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन? तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समय प्रेजेंट में क्या कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन ए सही। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो भाई नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 मार्च 2015 को। ये डेट एग्जैक्ट याद करिएगा। अगला है, जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशी व्यापार? बताइए कि कौन सा होगा इसमें? सही ऑप्शन है, कोई भी ये बता देगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है। जब 2 देशों के बीच व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगला है, कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही। 14 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला है कि स्फीति से आय के वितरण में असमानताएं बढ़ती है। सही है? गलत। पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है। तो स्फीति से आय में आय के वितरण में असमानताएं बढ़ती है, ये सही है। और क्या है? स्फीति का रोजगार स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ये सही है। अगला क्या है? स्फीति को अकेले मौद्रिक उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये। और अगला क्या है? अस्फीति स्फीति की तुलना में अधिक हानिकारक, क्योंकि हानिकारक तो दोनों अपने अपने जगह पे होती है। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें से दिख रहा है कि स्फीति को अकेले मौद्रिक उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक ना? तो सही ऑप्शन सी। विशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख संगठक है, मतलब विशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं? आपूर्ति, वित्तीय मध्यस्थ, प्रतिद्वंदी और उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है भाई, विशिष्ट पर्यावरण में ये तीनों आते हैं, सप्लायर भी आता है और जो मिडिल पर्सन भी आता है, कंपटीटर भी आता है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता का उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों में चयन करना पड़ता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आपसे बता दें, इच्छाओं की प्रतिबद्धता, ब्रांड प्रतिस्पर्धा, जन प्रतिस्पर्धा, सब नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही। यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजटी घाटा इक्वल टू होता है कुल प्राप्तियां माइनस, ध्यान दीजिएगा, बजटी घाटा बराबर है कुल प्राप्तियां, इसमें से कुल प्राप्तियों में से क्या घटाया जाता है? ये फार्मूला एक छोटा सा दिया गया है। तो कुल व्यय को घटाया जाता है तो बजटी घाटा आता है। अगला है क्वेश्चन कि बृहद पर्यावरण में शामिल है। बृहद पर्यावरण में क्या शामिल है? राजनीतिक व्यवस्था, जनसांख्यिकी व्यवस्था, समाज की संस्कृति, सभी। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। WTO का सम्मेलन हुआ था भाई, WTO का सम्मेलन कब हुआ था? हुआ तो कई बार हुआ था, अभी भी हो रहा है WTO का सम्मेलन। लेकिन इसमें जो ऑप्शंस दे रहे हैं तो सही मायने में माने तो ये काफी पुराना डाटा है। तो WTO का जो सम्मेलन हुआ था, जैसे कि ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि WTO का सम्मेलन इस अभी हाल ही में हुआ था भारत में। तो चूंकि जो ये ऑप्शंस दे रहे हैं इसमें से करंट डाटा के हिसाब से दिखाए तो इनमें से क्यों नहीं, क्योंकि अभी 2023 में WTO का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति लागू है, तो भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति कौन सी लागू है? इनमें से तो कोई नहीं। इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सा चल रहा है भाई? प्रेजेंट टाइम में 1991 वाला चल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रवेश बाधाओं में शामिल है। प्रवेश की बाधा में क्या शामिल है? पूंजीगत आवश्यकताएं, एकाधिकार, निवेश की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। भारत में विनिमय नियंत्रण की नीति सर्वप्रथम लागू की गई। विनिमय नियंत्रण की नीति सर्वप्रथम कब लागू की गई थी भाई? सितंबर 1939 में, बहुत पहले ही लागू कर दी गई थी।
ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनडीसी का पूरा नाम क्या है? एनडीसी का जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला है, भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? राजकोषीय नीति का पूछ रहा है, तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो पहले ही इसमें दे रहा है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह क्षेत्र विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 75% से अधिक का योगदान देता है। अब देखिएगा यहाँ पे भारत के संदर्भ में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विश्व के संदर्भ में। विश्व की जीडीपी में 70% योगदान किसका होता है? तो भाई सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। अगला है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम जिसको फेमा लागू किया गया, ये फेमा कब लागू किया गया है? तो भाई फेमा तो आपका मई 2001 में लागू किया, सॉरी जून 2000 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, वह विश्लेषण जो प्रतिस्पर्धी ताकतों का निदान करने और ताकत और कमजोरी की पहचान करने में मदद करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसे, अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। उसमें ऑप्शन है SWOT विश्लेषण, शॉर्ट विश्लेषण जिसको कहा जाता है। और क्या क्या है इसमें? संरचनात्मक विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। तो भाई ताकत और कमजोरी का जो है वो शॉर्ट विश्लेषण है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन में आता है, बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में शामिल है? बिजली जो उत्पादन है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग, प्राथमिक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बिजली का उत्पादन द्वितीयक सेक्टर में आता है, जिसको उद्योग के नाम से जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है। वे सभी गतिविधियों को क्या कहते हैं जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है? उसी को तो वाणिज्य कहा जाता है। कौन सा कानूनी वातावरण का तत्व नहीं, इसमें से पूछ रहा है कि जो लीगल इन्वायरमेंट कौन सा नहीं? लोकसभा में सांसदों का कार्य यही तो नहीं है, बाकी तो ये तो सब कानूनी है, ठीक है। 31 नंबर में है कि उद्योग कच्चे माल को इनपुट के रूप में प्राप्त करते हैं और मध्यवर्ती या तैयार माल वितरित करते हैं। पूछ रहा है कि कच्चे माल को इनपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, मध्यवर्ती या तैयार माल वितरित करते हैं, किस उद्योग में? भाई विनिर्माण उद्योग में, ठीक है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग की विशेषता निम्नलिखित में से है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग की विशेषता किसमें है भाई? तो सही ऑप्शन इसका होगा निःशुल्क प्रवेश और निकाय, बड़ी संख्या में फर्में, कारकों की गतिशीलता। तो पूरा ही सही है, तो ऑप्शन डी सही। अगला है, उद्योग अन्य उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करते हैं। बताइए कौन सा उद्योग है जो अन्य उद्योगों और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इनपुट प्रदान करते हैं? तो पूंजीगत समान उद्योग, सेवा क्षेत्र, संबद्ध उद्योग, और देखते हैं क्या है, और बुनियादी उद्योग। यही ऑप्शन सही है, बुनियादी उद्योग। 34 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि वे वस्तुएं जो विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरती हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए काम करती हैं, वो कौन सा सामान है? मध्यवर्ती सामान और तैयार माल, कार्य प्रगति पर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से देखते होंगे, रोड बनता होगा तो वहां पे दिखाई देता होगा, कार्य प्रगति पे। अगला है कि व्यवसाय पर प्रभाव डालने वाले कारकों की पहचान के लिए पर्यावरण का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। कौन सा पर्यावरण? पर्यावरण विश्लेषण, व्यापार विश्लेषण, पर्यावरण स्कैनिंग, कारक विश्लेषण। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पर्यावरण स्कैनिंग। 36 नंबर में कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए नियंत्रित प्रणाली समाप्त की गई। नियंत्रित प्रणाली कब समाप्त की गई, ये पूछ रहा है। डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2002 को। फिर कह रहा है कि जटिल पर्यावरणीय घटनाओं के घटित होने का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी। अब इसमें से कौन सा तकनीकी है?
परिदृश्य विश्लेषण, व्यापार पूर्वानुमान, आर्थिक पूर्वानुमान, मांग पूर्वानुमान, कौन सा है इसमें से? इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका परिदृश्य विश्लेषण। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डैश डैश करके दे रहा है, किसी देश की आर्थिक नीति का एक भाग है। इकोनॉमिक पॉलिसी का कौन सा भाग है? औद्योगिक नीति, आयात नीति, निर्यात नीति, सभी? मेरे हिसाब से तो इसमें सभी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि सार्वजनिक व्यय और राजस्व व्यय के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को किस रूप में जाना जाता है? पूछ रहा है कि सार्वजनिक व्यय और राजस्व के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है राजकोषीय नीति के रूप में। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्रास्फीति उस स्थिति में उत्पन्न होती है। पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति किस स्थिति में उत्पन्न होती है? ध्यान दीजिए, मौद्रिक आय में उत्पादन की तुलना में तेजी से वृद्धि हो, कीमतों में नियमित वृद्धि हो। मतलब जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू गिरती जाए और वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन सी सही। पुराने निर्गमन बाजार को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर में। भारत में मौद्रिक नीति द्वारा बनाई जाती है, माने किसके द्वारा बनाई जाती है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, आरबीआई बनाती है मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी। CISR का पूरा नाम क्या है? इस साइंस के सेक्टर की एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था है और काफी फेमस संस्था है। इसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर साइंस रिसर्च, ठीक ना, साइंटिफिक रिसर्च, इसको पूरे नाम से जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यवसाय के तत्कालीन वातावरण में प्रमुख अभिनेताओं में शामिल है क्या? विनिमय, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, राजनीति। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो सही ऑप्शन है विनिमय। फेमा किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापन? फेमा कहने का मतलब है कि फेमा किसका स्थान लिया है? तो 45 नंबर का सही ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, क्योंकि पहले जो कानून हमारा फेमा था, आज के डेट में इसका नाम हो गया है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, क्योंकि भी हाल ही में सुधार हुआ। अगला है, आधुनिक संस्कृति को स्वीकार करने में देरी को कहा जाता है। देरी को जाता क्या? सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक अंतर, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक अंतराल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? 46 का सही ऑप्शन इसका होगा सांस्कृतिक अंतराल, ऑप्शन डी। अगला है, आंतरिक व्यापार कहा जाता है। आंतरिक व्यापार किसको कहा जाता है भाई? आंतरिक व्यापार किसको कहा जाता है? घरेलू व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका होगा घरेलू व्यापार को आंतरिक व्यापार कहा जाता है। जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता को उत्पादन के विभिन्न स्वरूप में चयन करना पड़ता है तो उसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता कारक आमतौर पर निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। मतलब पब्लिक सेक्टर के महत्वपूर्ण सफलता के कारक कौन कौन से हैं, जो चारों में से एक है? तो सही ऑप्शन इसमें क्या है? एक से अधिक हितधारक। पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं भाई? विशिष्ट पर्यावरण के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह ये 50 क्वेश्चन जो थे ये काफी इम्पोर्टेंट थे, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका दूसरा सेट बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा, तो कंटिन्यू इसी तरह पढ़ते रहिए। पेपर नज़दीक आ गया है, मेहनत करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।